Hi everyone, good afternoon. Welcome to yet another video of the channel StudyMate नेहा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास 9 डिस्कस करने वाले हैं एंड आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। हम आज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों से हमने ये देखा कि कितने कितने एक्ट्स आए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर, कितनी सारी लेजिस्लेशंस बनाई गई थी, करी गई थी, जिन्होंने हमारे आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास उसके लिए एक बेस फॉर्म करा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को असलियत में बनाया कैसे गया इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले तो ये नोट करते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इसको बनाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फ्रेंड्स, ये कौन से गाइडलाइंस के हिसाब से बनाई गई या किसी प्लान के हिसाब से तो इसे कॉन्स्टिट्यूट करा गया होगा ना, तो उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो फ्रेंड्स, जब हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसने क्या क्या प्रपोजल्स दिए थे। सबसे पहले उसने ये प्रपोज करा था, ये प्रपोजल दिया था कि एक यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म होनी चाहिए। एक यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म होनी चाहिए जिसमें इंडियन स्टेट्स होगी एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे। दूसरी चीज जो इस प्लान ने सजेस्ट करी थी वो ये सजेस्ट करी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो 389 मेंबर्स बॉडी होगी। ये था उसका दूसरा प्रपोजल। तीसरा प्रपोजल उस प्लान का ये था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है फॉर द टाइम बीइंग, वो परमानेंट नहीं होगी। अभी जो एक पीरियड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उस पीरियड के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें 14 मेंबर्स होंगे। एंड जो ये 14 मेंबर्स आपके होंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट के, ये उन सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से चुने जाएंगे जो उस टाइम पर प्रोमिनेंट थी, फेमस थी, मेजॉरिटी में थी। तो जो कांग्रेस थी उसने तो बोल दिया ठीक है, हम इस चीज से सहमत है, आप इंटरिम गवर्नमेंट बना दीजिए। बट जो मुस्लिम लीग थी उसने इस चीज को, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इस चीज से सहमत नहीं है, एंड उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ दिया। एंड उस टाइम पर मुस्लिम लीग का जो लीडर था वो जिन्ना था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसने हमने क्या क्या प्रपोजल्स दिए। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन एंड उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर था, क्या उसका वर्किंग थी, कौन कौन था उसमें, जब हम वो डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कुछ जो उसके मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज ने इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजे हुए थे, एंड जो कुछ उसके मेंबर्स थे वो प्रिंसली रूलर्स ने नॉमिनेट करके भेजे थे। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एज ऑन 31 दिसंबर 1947 असेंबली में कुल 299 मेंबर्स थे, जिनमें से जो 229 मेंबर्स थे उनको प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा
भेजा गया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए बनाई गई कि हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दें। जो असेंबली थी उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, जिनके अलग अलग बिलीव्स थे एंड वो लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जरूरी नहीं था ना कि जो एक सजेशन एक इंसान दे उस पर दूसरा भी अग्री करे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करा। तो इसको सबसे पहले कब लेकर आया गया असेंबली में? 17 दिसंबर 1946 में। एंड इसको कब असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया, पास कर दिया? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके चेयरपर्सन, उसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड जो ये असेंबली थी इसमें अलग अलग तरीके की कमिटीज एंड सब कमिटीज बनाई गई थी, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका काम क्या था? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके जो चेयरपर्सन थे ही वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंडिया को देना है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट करने का काम कब खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949 में। एंड हमने उसको कब सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया इंडिया में? 26 जनवरी 1950 हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। एंड फ्रेंड्स, हम मेजरली ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलकर ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए क्या क्या क्रिटिसिज्म्स साइट करे गए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे जो कि किसके अगेंस्ट लेवल करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ऐसा क्यों कहा गया कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे दे वर नॉट सिलेक्टेड और इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। उनको पब्लिकली किसी ने वोट करके असेंबली में नहीं भेजा था, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जो सेकेंड इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इट वाज नॉट अ सोवरीन बॉडी। नॉट अ सोवरीन बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसके लाइंस पर बनी थी? किसकी लाइंस पर बनी थी मतलब किसके हिसाब से बनी थी? ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट वाज नॉट अ सोवरीन बॉडी। एंड सबसे पहला पॉइंट, और ये इंटरकनेक्टेड ये कि एक तो ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से बनी थी एंड दूसरा इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्योंकि जो यहाँ के मेंबर्स थे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट नहीं करे गए थे। तीसरा ये है कि जो असेंबली थी इट वाज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि असेंबली ने ऑलमोस्ट 3 साल ले लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम खत्म करने में। एंड टू बी एग्जैक्ट इट टुक 2 years 11 months and 18 days। तो बोला कि जो ये असेंबली थी इसने तो बहुत कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। चौथा, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो असेंबली थी ना वो बस कहा जाता है कि इट वाज रिप्रेजेंटेटिव, या अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी, अलग अलग पीपल एंड उनके एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। बट असलियत में ऐसा माना गया कि इट वाज डोमिनेटेड बाय सिंगल पार्टी। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले उसके फॉर्मेशन में डिस्कस करा क्योंकि जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे ना वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। तो कहा जाता था कि इट वाज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल पार्टी एंड दैट वाज कांग्रेस। लास्टली हम ये देखते हैं कि देयर वाज नो रेफरेंडम।
रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जब हम एक चीज कंट्री में लाना चाहते हैं, कोई लॉ लाना चाहते हैं या कोई डिसीजन हम जिसको इनैक्ट करना चाहते हैं, तो रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो लोग वहां पर है, उनकी मंजूरी लेना। तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आए, हमने उसे इनैक्ट कर दिया, तो कहा जाता है कि देयर वाज नो रेफरेंडम, क्योंकि लोगों से तो इस चीज की सहमति ली नहीं गई। बट जो क्रिटिसिज्म है, इसके अगेंस्ट जो एक सॉल्यूशन देते हैं या फिर जो एक गवाही देते हैं कि नहीं ये तो गलत तुम चार्ज लगा रहे हो कि ये देयर वाज नो रेफरेंडम, क्योंकि हम ये कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है एंड उसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही है। तो अगर उसमें लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब लोगों ने ही उनको चुनकर भेजा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी मंजूरी है इस चीज में। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की कुछ वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे बनाया गया, कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या प्रपोजल्स दिए एंड उसकी क्या कॉम्पोजिशन थी, कैसे मेंबर्स को इलेक्ट करा, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड क्या क्या क्रिटिसिजम्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट। आई होप आपको ये सब कंटेंट समझ आ रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो। एंड अगर कोई भी सजेशन या क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप सो दैट जो भी क्लास हो, जो उसकी फोटोज हो, मैं उस ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगी सो दैट इट हेल्प्स यू बेटर इन योर नोट्स मेकिंग। एंड डू सपोर्ट द चैनल, like and share the video and subscribe to the channel. Thank you so much.